हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से हम भारत देश के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है और यह हमारा पहला पार्ट है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले तो मैप में देखिए कि उत्तर प्रदेश हमारे भारत देश में कहां पर है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, जिसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है। तो यहां पर है उत्तराखंड, यहां पर है हरियाणा, यहां पर राजस्थान, यहां पर मध्य प्रदेश, यहां पर छत्तीसगढ़, यहां पर झारखंड, यहां पर बिहार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से सटा हुआ है यह उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम आगरा की बात करते हैं। तो आगरा में दोस्तों 2 महत्वपूर्ण स्थान है, एक तो ताजमहल और दूसरा आगरा का फोर्ट, और तीसरा एक वैक्स म्यूजियम भी है। यह वैक्स म्यूजियम क्या होता है दोस्तों? मोम के पुतले जहां पर बनाए गए हैं और जहां पर आप पास में खड़े रहकर मोदी जी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ या तो कोई अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीर आप ले सकते हैं। ऐसे वैक्स बनाए गए हैं, यानी कि मोम के पुतले बनाए गए हैं और देखने में तो ऐसा लगता है कि यह ओरिजिनल हो। ओके, तो इनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें आगरा की। आगरा भारत का ही नहीं, विश्व का महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल है। इसे मुगल सम्राटों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। मुगल सम्राटों की राजधानी होने का गौरव किसे प्राप्त है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए आगरा। और यहां ऐतिहासिक महत्व की इमारतें दर्शनीय है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वैक्स म्यूजियम कहां खुल गया है? उत्तर प्रदेश का पहला वैक्स म्यूजियम, और वैक्स में से बनाए गए ये अभिनेता के यहां पुतले आप देख सकते हैं, मानो कि हुबहू ओरिजिनल हो ऐसे दिख रहे हैं। और यहां आप साइड में खड़े रहकर दोस्तों अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं और फोटो भी खींच सकते हैं। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का पहला वैक्स म्यूजियम कहां पर खुला है? आगरा में खुला है, और वो भी दोस्तों ताजमहल के बहुत ही नजदीक है। तो ताजमहल की बात करें, इस इमारत का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की स्मृति में कराया था। किसने? शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया था? अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में यह ताजमहल बनवाया गया। और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किसकी याद में किया? अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की स्मृति में करवाया। और यह ताजमहल कहां पर है, किस नदी के तट पर है? याद रखो, यमुना नदी के तट पर। और ताजमहल की वास्तुकला संबंधी विशेषता चबूतरे पर बने हुए सफेद संगमरमर के मकबरे में है, और इसकी निर्माण योजना आयताकार है। क्या? यह जो ताजमहल है वो आयताकार बनाया गया है। एक बार फिर से देख लो, इस इमारत का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की स्मृति में कराया था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल की वास्तुकला संबंधी विशेषता चबूतरे पर बने हुए सफेद संगमरमर के मकबरे में है, और इसकी निर्माण योजना आयताकार है। क्या? आयताकार। और संपूर्ण इमारत की विशेषता इसके गुंबद में है। ये देखिए, संपूर्ण इमारत की विशेषता इसके गुंबद में है। इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार स्थित है। क्या? यह चारों कोनों पर एक एक मीनार स्थित है, यानी कि 4 मीनार है। तथा प्रत्येक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 41.1 मीटर है। और ताज के प्रवेश द्वार पर पवित्र कुरान की सुंदर पंक्तियां अंकित है। क्या? यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है तो यहाँ पर कुरान की जो सुंदर पंक्तियां है वो यहाँ पर अंकित की गई है। और सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत विश्व के आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है। और दोस्तों, ताजमहल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। और यूनेस्को द्वारा भारत देश के जो 40 महत्वपूर्ण स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया है। इनसे जुड़े हुए 5 वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ताजमहल की।
तो यह संपूर्ण इमारत की विशेषता इसके गुंबद में है। इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार स्थित है, आपने इमेज में देख लिया, तथा प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 41.1 मीटर है। ताज के प्रवेश द्वार पर पवित्र कुरान की सुंदर पंक्तियां अंकित है। सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत विश्व के आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है। चलिए बताइए, ताजमहल का निर्माण किसने किसकी स्मृति में करवाया था? तो मैंने आपको बताया। चलिए लिखवाइए, ताजमहल का निर्माण किसने किया है? शाहजहां ने यह ताजमहल का निर्माण करवाया है। तो शाहजहां ने किसकी स्मृति में? अपनी प्रिय पत्नी जिसका नाम है मुमताज, मुमताज की स्मृति में यह ताजमहल का निर्माण करवाया है। ओके, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहां देखने को मिलता है? ताजमहल में देखने को मिलता है। तो सही उत्तर है ताजमहल। क्या? ताजमहल। चलिए अब आगरा के फोर्ट यानी कि आगरा दुर्ग की बात करें। ये देखिए, मानो कि यह दिल्ली का लाल किला हो ऐसा ही मालूम पड़ता है यह आगरा का दुर्ग यानी कि आगरा का किला। आगरा की दूसरी प्रसिद्ध इमारत यहाँ का दुर्ग है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। क्या? यह आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और दुर्ग के अंदर अनेक इमारतों का निर्माण हुआ है। और दोस्तों, यह मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यह आगरा के किले की मैंने विजिट भी की है। ओके, तो आगरा में अन्य भी महत्वपूर्ण स्थान है जो दर्शनीय है। और खास तौर पर आगरा के ये किले के अंदर भी बहुत ही दर्शनीय इमारतें हैं। तो देखो, आगरा में प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जहांगीरी महल आदि। और इसके अतिरिक्त जामा मस्जिद, एतमाद उद दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, दयाल बाग और राधा स्वामी का मंदिर दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, यह सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल किस शहर में है? आगरा शहर में है। और खास तौर पर याद रख लेना चाहिए जहांगीरी महल, वो भी आगरा में है। चलिए आंसर दीजिए, आगरा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मतलब आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो हमने किसकी बात की? आंसर दीजिए, आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके, आगरा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? शाहजहां का मकबरा वो भी आगरा में स्थित है। और यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रीलिम सर्विस कमीशन की एक प्रीलिम एग्जामिनेशन में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। क्लियर। और अब फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी बोले तो दोस्तों अकबर का अपना एक स्वप्न का शहर यानी कि अपनी स्वप्न नगरी कहते थे। कौन? अकबर। किसे कहते थे? फतेहपुर सीकरी को। तो आगरा से 36.8 किलोमीटर की दूरी पर सीकरी नामक एक गांव स्थित है। वहां पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया था। पूरी स्टोरी आप देखिए कि फतेहपुर सीकरी, वहां पर एक सूफी संत रहते थे जिसका नाम है शेख सलीम चिश्ती, और उनके आशीर्वाद से अकबर के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा। और इस प्रकार सीकरी अकबर के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ और इसके प्रति उसका लगाव भी बढ़ गया था, और उसने इस गांव यानी कि सीकरी को नगर का रूप प्रदान करने का निश्चय किया। एक बार फिर से देख लो, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। आगरा से 36.8 किलोमीटर की दूरी पर सीकरी नामक एक गांव स्थित है। वहां पर प्रसिद्ध सूफी संत जिसका नाम है शेख सलीम चिश्ती वहां पर रहते थे,
जिनके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था, जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया था। और इस प्रकार सीकरी अकबर के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ और इसके प्रति उसका लगाव और भी बढ़ गया और उसने इस गांव यानी कि सीकरी को नगर का रूप प्रदान करने का निश्चय किया। चलिए आंसर दीजिए। अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम किसके नाम पर रखा था? अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम किसके नाम पर रखा था? तो एक सूफी संत थे जिसका नाम मैंने क्या बताया? बोलिए, शेख सलीम चिश्ती। एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। ओके, और यह फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इनसे जुड़ा हुआ एक और भी इतिहास है। क्या कि गुजरात विजय के बाद 1569 में उसने यानी कि अकबर ने सीकरी के निकट एक पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में फतेहपुर सीकरी की नींव डाली। यानी कि गुजरात विजय के उत्साह में यानी कि गुजरात विजय को याद रखने के लिए अकबर ने एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। ओके, तो गुजरात विजय के बाद 1569 में उसने यानी कि अकबर ने सीकरी के निकट एक पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में फतेहपुर सीकरी की नींव डाली और उसके आदेश से सीकरी में अनेक भवनों का निर्माण किया गया, जिनमें प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, हवा महल, बीरबल की कोठी, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, यह सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बसाया था। चलिए आंसर दीजिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाल ही में मैंने आपको बताया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। क्यों करवाया था? गुजरात विजय के कारण। ओके, और अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहां पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। यह दोस्तों राजस्थान के एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? और बुलंद दरवाजे की बात करें, ये देखिए बुलंद दरवाजा, यह जामा मस्जिद के दक्षिण दीवार में निर्मित है। यह भारत का सबसे ऊंचा तथा वैभवशाली प्रवेश द्वार है। यह प्रवेश द्वार पृथ्वी की सतह से 52.8 मीटर ऊंचा है। क्या? पृथ्वी की सतह से यह प्रवेश द्वार कितना ऊंचा है? 52.8 मीटर ऊंचा है। और इसके चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 12.6 मीटर है तथा चबूतरे से दरवाजे की ऊंचाई 40.2 मीटर है और इसके आगे का भाग 39 मीटर चौड़ा तथा आगे से पीछे तक की लंबाई 36.9 मीटर है। दोस्तों ये पूरा माप है कि बुलंद दरवाजा कितना बड़ा है और कहां पर है। देखो, यह जामा मस्जिद के दक्षिण दीवार में निर्मित है। ओके, और यह भारत का सबसे ऊंचा तथा वैभवशाली प्रवेश द्वार है। यह प्रवेश द्वार पृथ्वी की सतह से 52.8 मीटर ऊंचा है और इसके चबूतरे की ऊंचाई 12.6 मीटर, चबूतरे से दरवाजे की ऊंचाई 40.2 मीटर और इसके आगे का भाग 39 मीटर चौड़ा तथा आगे से पीछे तक की लंबाई 36.9 मीटर है। यह दरवाजा स्वयं एक पूर्ण भवन है। क्या? यह जो बुलंद दरवाजा है वो स्वयं एक पूर्ण इमारत है और इसमें कई छोटे बड़े कक्षों की योजना है जिनके द्वारा मस्जिद के भीतरी सहन तक पहुंचा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा तथा वैभवशाली प्रवेश द्वार का नाम क्या है? हमने किसका जिक्र किया? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा तथा वैभवशाली प्रवेश द्वार है। और किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ऐसा एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे लेकिन सही आंसर था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। और अब कान्य कुंभज की बात करें तो वर्तमान में यह नगर कनौज के नाम से जाना जाता है। क्या? कान्य कुंभज वर्तमान में कनौज के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन काल में यह नगर हर्षवर्धन तथा उसके पश्चात प्रतिहारों की राजधानी रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने ह्यूएन त्सांग के नेतृत्व में यहाँ एक सभा का आयोजन किया था। दोस्तों, ह्यूएन त्सांग एक चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वो कान्य कुंभज आया था, तो उनके दोस्तों उपस्थिति में एक सभा का आयोजन किया गया था। और हर्ष के शासनकाल में यह नगर दिवाकर धाम, मयूर मातम तथा बाण भट्ट आदि कवियों का निवास स्थल था। दोस्तों, बाण भट्ट किसके दरबार में थे? तो याद रखो, बाण भट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। और इस संपन्न एवं समृद्ध नगर के ऐश्वर्य का वर्णन विदेशी यात्री अल-बरूनी ने भी किया है। क्या? यह कान्य कुंभज का वर्णन अल-बरूनी ने भी किया है, जो एक विदेशी यात्री था। और 6ठी शताब्दी तक यह नगर भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक वैभव की दृष्टि से यह नगर पाटलिपुत्र के समान ही महत्वपूर्ण था। एक बार फिर से देख लो कि इस संपन्न एवं समृद्ध नगर के ऐश्वर्य का वर्णन विदेशी यात्री अल-बरूनी ने भी किया है। 6ठी शताब्दी तक यह नगर भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक वैभव की दृष्टि से यह नगर पाटलिपुत्र के समान ही महत्वपूर्ण था। चलिए आंसर दीजिए। वर्तमान का कनौज प्राचीन काल में किस नाम से प्रसिद्ध था? तो वर्तमान का कनौज प्राचीन काल में कान्य कुंभज नाम से प्रसिद्ध था। ओके, और कान्य कुंभज के ऐश्वर्य का वर्णन किस विदेश यात्री ने किया है? तो हमने किसकी बात की? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने कान्य कुंभज के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, और अल-बरूनी एक विदेशी यात्री था। ओके, अब कपिलवस्तु की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित यह कपिलवस्तु, लोकेशन याद रख लो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित है कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्मस्थल तथा प्राचीन शाक्य गणराज्य के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है? कपिलवस्तु में। और यहाँ पर अनेक मठ तथा स्तूपों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान में ध्वस्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है? कपिलवस्तु में। और वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित है कपिलवस्तु। चलिए आंसर दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल नाम बताइए। कपिलवस्तु में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। अब कुशीनगर की भी बात कर ले तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों, जन्म हुआ है कपिलवस्तु में, महापरिनिर्वाण हुआ है कुशीनगर में। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने? मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इमेज आप देख सकते हैं। और यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने भी विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, कनिष्क एक उत्तम शासक था। उन्होंने यहाँ पर विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। एक बार फिर से देख लो कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने भी विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। चलिए आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो हमने किसकी बात की? हमने कुशीनगर की बात की। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कपिलवस्तु और कुशीनगर के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन लुम्बिनी और पावापुरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अयोध्या की बात करें तो अयोध्या करंट अफेयर में है, क्योंकि वहां पर जो बाबरी मस्जिद का जो एक केस था सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया है। और वहां पर अब दोस्तों राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इनके बारे में जान ले। यह उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में सरयू नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है।
और दोस्तों इसके ईसा पूर्व 8वीं सदी से बसे होने के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। क्या? ईसा पूर्व 8वीं सदी से यह अयोध्या नगर बसा हुआ है, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। और रामायण काल में यह नगर 12 योजन लंबा व 3 योजन चौड़ा था। दोस्तों रामायण में यह अयोध्या का जिक्र किया गया है कि कितना बड़ा यह नगर था। तो रामायण काल में यह नगर 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। और अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयाज्या। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अयाज्या। ओके, अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्या था और इसे भगवान श्री राम की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। क्या? भगवान श्री राम का जन्म कहां पर हुआ है? अयोध्या में। और महाजनपद काल में यह कौशल राज्य की प्रमुख नगरी थी। तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। तो यह 16 महाजनपद में से एक है कौशल राज्य और कौशल राज्य की प्रमुख नगरी हुआ करती थी यह अयोध्या। और यहां से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख भी मिला है और उसने यहां 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। जैन तीर्थकर ऋषभ देव का जन्म यहां पर हुआ है। कहां पर? अयोध्या में। दोस्तों हमारे भारत के कला एवं संस्कृति और साथ साथ हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सी बातें यहां पर आपकी स्क्रीन पर है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्या। इसे भगवान श्री राम की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। महाजनपद काल में यह कौशल राज्य की प्रमुख नगरी थी। यहां से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख भी मिला है। उसने यहां 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। जैन तीर्थकर ऋषभ देव का जन्म कहां पर हुआ है? अयोध्या में। चलिए आंसर दीजिए, निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म अयोध्या में हुआ था? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। और अब पीपर हवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित 1898 में इस स्थल के खुदाई के दौरान बुद्ध की अस्थियों का एक प्रस्तर कलश, एक स्वर्ण पट्टिका तथा सोने की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। यहां से प्राचीनतम स्तूप की प्राप्ति हुई है। एक बार फिर से देख लो कि पीपर हवा उत्तर प्रदेश में स्थित 1898 में इस स्थल की खुदाई के दौरान बुद्ध की अस्थियों का एक प्रस्तर कलश मिला, एक स्वर्ण पट्टिका मिली और सोने की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। और यहां से प्राचीनतम स्तूप की प्राप्ति भी हुई थी। कहां से? पीपर हवा से। और दोस्तों इनसे रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खुदाई के दौरान बुद्ध की अस्थियों का एक प्रस्तर कलश, एक स्वर्ण पट्टिका तथा सोने की एक मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो हमें याद रख लेना चाहिए पीपर हवा से यह सारी चीजें प्राप्त हुई थी जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। और वृंदावन की बात करें तो वृंदावन कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित धार्मिक नगरी है। क्या? यह वृंदावन कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित धार्मिक नगरी है। यह स्थान ब्रजकला एक चित्रकारी है, तो चित्रकारी तथा रास लीला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। क्या? वृंदावन ब्रजकला तथा रास लीला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, रंगजी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, मीराबाई का मंदिर आदि स्थित है। और यह अनेक साधु संतों के प्रवास स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। क्या? यह जो वृंदावन है अनेक साधु संतों के प्रवास स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। और अब श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती की पहचान गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के सैतमाहेत नामक स्थान से की गई। प्राचीन काल में यह कौशल राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। कौशल राज्य की राजधानी के रूप में फेमस था श्रावस्ती। और कौशल दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक, जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। और यह स्थल बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित रहा है। महावीर ने यहाँ कई बार धार्मिक प्रवचन दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था। यहाँ जैतवन, पूर्वाराम तथा मल्लिकाराम नामक 3 विहार थे। एक बार फिर से देख लो कि श्रावस्ती की पहचान गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के सैतमाहेत नामक स्थान से की गई। प्राचीन काल में कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ कई बार धार्मिक प्रवचन दिए हैं। किसने? महावीर जी ने यहाँ श्रावस्ती में कई बार धार्मिक प्रवचन दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक समय यहीं श्रावस्ती में ही व्यतीत किया। और यहाँ जैतवन, पूर्वाराम तथा मल्लिकाराम नामक 3 विहार थे।
चलिए आंसर दीजिए। कौन सा शहर प्राचीन काल में कौशल राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। और लोकेशन में आप देख सकते हैं श्रावस्ती को। चलिए यह उत्तर प्रदेश का पहला पार्ट हम खत्म करते हैं। दूसरे पार्ट में कल मिलने वाले हैं। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, उत्तर प्रदेश के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।